हेलो गाइस, वेलकम टू इन दिस न्यू सेशन। आप सभी का स्वागत है मेरे नए सेशन में। सभी लौंडे लपाटों को सलाम मेरा। एपी सेंटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, भाई मैं ईरान की बात कर रहा हूँ। कैसे वो इम्पैक्ट कर रहा है ईरान यूएस इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, और अब क्या होगा, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या होगा, सोशल इम्पैक्ट क्या होगा, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होगा, और इन द व्यू ऑफ यूपीएससी मैं ये समझाने की कोशिश करूँगा, है ना। ये नॉर्मल लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, एपी सेंटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, एक मिनट यहाँ थोड़ा सा देखो। ये जो कहानी है ना, ये जो देख रहे हो ना, यही है पूरी कहानी। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों? क्योंकि यहाँ से देखो, कोई भी चीज़ आती है ना, यहाँ से घुसती, ये यहाँ से, मतलब हम कोई भी प्रोडक्ट मंगाते हैं ना, वो यहाँ कहीं से आता है। ये सुएज कैनल है, राइट। नो सॉरी सॉरी, ये सुएज कैनल नहीं, ये सुएज कैनल है, सॉरी। ये रेड सी है ना, ये यमन है, ये ओमान। अब ये जो पर्शियन गुल्फ है, यहाँ से पूरा क्या आता है, ये जो हमारा तेल वेल है ना, तेल वेल, देखो भाई, खाने वाला तेल की बात नहीं कर रहे हैं ना, क्रूड ऑयल की बात कर रहे हैं। क्रूड ऑयल जानते हो ना क्या होता है? बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, गूगल पे सर्च करना। कुल मिला के ये समझ लो कच्चा तेल। कच्चा तेल, इस बात का याद है ना, हम पेट्रोल बिल्कुल वो खड़ के नहीं लेके जाते हैं कि डाला समर से पहले खर्च तेल निकाला और पानी की तरह धड़ 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 निकलने लगा, ऐसा नहीं होता। ये यहाँ ये जो है ना, ये सब ये तेल के कुएं हैं, ये इसलिए ये बाबा क्यों बनते हैं? इनके पास कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं बनाते हैं, चड्डी बनियान भी बनानी नहीं आती है, ये सब इम्पोर्ट करते हैं। इनके पास है तेल। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से जो है, यहाँ से निर्यात करते हैं, तो सारा तेल यहाँ से आता है। अब ईरान ने यहाँ 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 जॉर्डन पे भी, यहाँ तेरी तो तेरी 12 के तेरी भी 12, तेरी नहीं, तेरी भी ले लेते, इसको भी नहीं छोड़ा इन्होंने, इधर भी नहीं छोड़ा। इन्होंने ठोका। क्यों ठोका? सिंपल सा है, देखो भाई, यूएस से वॉर जीत नहीं सकते, तो हमने क्या दिमाग लगाया, उन्होंने उन्होंने कहा कि डिफरेंट टैक्टिक्स उन्होंने अपनाई, और इसे कहते हैं फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर। भाई ये समझ लेना, ये है ना फिफ्थ जनरेशन, ओके सॉरी, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर इसे कहते हैं। ये जो है ना, ये फिफ्थ जनरेशन जो वॉरफेयर है ना, ये अजीत डोभाल ने भी बहुत पहले कह चुके हैं। और एक और बात है, ये एक बुक है जिसमें फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के बारे में लिखा गया है कि किस तरह से नेक्स्ट वॉरफेयर टैक्टिक्स होंगी। और नेक्स्ट वॉरफेयर टैक्टिक्स, ऑफकोर्स स्पेस का यूज़ होगा, एयरफोर्स का ऑफकोर्स यूज़ होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अब स्लीपर सेल्स की बात हो रही है। स्लीपर सेल्स क्या होते हैं? जो ऑलरेडी, मतलब कुछ लोग हैं जो कि मरे हुए हैं, गड़े हुए हैं, नॉर्मल इंसान हैं, लेकिन वो एज अ एजेंट वर्क करते हैं अदर कंट्रीज़ के लिए। तो वो चुप हैं, वो किसी को नहीं पता, बट एकदम से उठ जाते हैं। जैसे हॉलीडे पिक्चर देखी होगी आपने, अक्षय कुमार की, उसमें स्लीपर सेल्स के बारे में बताया गया है। एक बेबी पिक्चर भी अक्षय कुमार की, अब वो देखना, उसमें भी मतलब स्लीपर सेल्स के बारे में तो नहीं बताया, लेकिन वो हाउ द, मतलब जो एजेंट्स है वो कैसे वर्क करते, पूरा तो नहीं है लेकिन थोड़ा थोड़ा। तो अब हम कहाँ थे, है ना, रीजनल डायनेमिक्स प्रॉक्सिमिटी, ये तो स्टेट ऑफ हॉर्मोज, ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज है ना, पर्शियन गल्फ, ये यहाँ यहाँ इन्होंने देखो कुछ नहीं किया, उन्होंने यहाँ बत्ती गिरा के दी, तेरी भी 12 की डेढ़, तेरी भी ले 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 ले, इन्होंने धड़ धड़ दी मिसाइल्स। और ड्रोन्स, जो उनके शहीद ड्रोन्स हैं ना, जो 20-20 हज़ार रुपये के हैं, उन्होंने उससे फोड़ा, उससे उन्होंने बहुत फ़ायदे करे। क्या है कि उन्होंने जो है कि इंडस्ट्रीज़ हैं, जहाँ इंडस्ट्रियल सेटअप था, उसको थोड़ा तो क्या हुआ कि जो लोग हैं, नॉर्मली लोग हैं, वो बौखला गए, वो तेरी 12 की डेढ़, ये मिसाइल हम पे मार रहे हैं। ओ मैंने, ऑब्वियस सी बात है, मार रहे हैं, उन्होंने भोड़ा, उन्होंने ढोड़ा, वहाँ सारे सेलिब्रिटी को हल्ला वो मचा दिया, "ओ, बाबू बाबू, पीएम मोदी हमें बचा लो, हमें बचा लो", रोने गाने लगे। वो ठीक है, उससे क्या फैलाव हो गया, ये तो ऐसा बाबू बाबू वाली बात है। बट क्या हुआ कि भाई, ऑयल जो कंपनीज है वो ऑयल नहीं प्रोड्यूस कर रही हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि भाई जो इंसान प्रोड्यूस करते हैं ना, एट दी एंड निकालता तो इंसान का इंटरफेरेंस होता है ना। अब वो निकाल ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ऑफकोर्स डर है कि मर ना जाए। तो इसकी वजह से है ना, जो ऑयल की सप्लाईज है, सप्लाई शॉक हो गया। ये यूपीएससी के जो बच्चे हैं ना, वो लौंडे बहुत जानते हैं, वो सप्लाई शॉक है।
और इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। इसके वजह से जो इंडिया है उसको बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। और नॉट ओनली क्यों, क्योंकि हमारा 85% आ रहा है ना यार भाई यहाँ से। वो बात अलग है, अभी रशिया से अब हम ले सकते हैं क्योंकि यूएस ने, ट्रम्प मामा ने बोल दिया है कि यस यू कैन गो। इम्पैक्ट ये तो सैंक्शन एंक्शन के बाद देखो, सैंक्शन एंक्शन से कुछ होने वाला नहीं है, उससे कई हज़ारों सालों से सैंक्शन है, ठीक है। तो ऐसा है। अब देखो ये है ईरान। देखो ईरान, ये पर्शियन गोल्फ बहुत खूबसूरत है यार, ये देखो ये यहाँ से, ये इराक से भी, एक्चुअली इराक भी है ना बहुत अच्छा प्रोड्यूसर है, लेकिन ईरान भी बहुत ही बड़ा प्रोड्यूसर है। ऐसा नहीं है कि अच्छे खासे ऑयल रिजर्व्स हैं, लेकिन वो इंडिया क्यों नहीं भेज सकता, क्योंकि उसके ऊपर लगे हैं सैंक्शन। हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं यूएस चाइना पे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, रशिया पे, क्योंकि हमें मिलिट्री इक्विपमेंट्स इधर ही से आते हैं। और यू एक्चुअली जो ऑयल है वो खरीदते किस में, डॉलर, समझ रहे हो ना, डॉलर में हम खरीदते हैं। और हम नहीं, पूरी दुनिया खरीद रही डॉलर पे, डॉलर पे। तो इसलिए डॉलर की वैल्यू ऑलरेडी है, तो यूएस ने डॉलर की वैल्यू बना के रखी है। अब ऑफ कोर्स हम यहाँ से, यहाँ अगर हमने यूपीआई चालू करवा दिया, या फिर हमारे कुछ बैंक्स हैं जो ये चेंज क्या बोलते हैं, रुपी टू रियाल चेंज करने लगे, तो हाँ हो सकता है कि हमारा फ़ायदा हो। बट बात ये है कि ईरान में ना सैंक्शन इतने हैं कि यहाँ टूरिज़्म नहीं है, समझ रहे हो ना, टूरिज़्म नहीं है तो लोग जाएंगे। ऑफ कोर्स देखो भाई, रुपी आ गया ना, रुपी अगर हाथ में है ईरान के पास तो वो यूज़ कहाँ करेगा। यही प्रॉब्लम रशिया के पास भी आई थी कि उनके पास रुपी बहुत ज़्यादा हो गया था, अब वो इसको यूज़ कैसे करें, ये और दूसरी कंट्रीज से ले नहीं रही थी। तो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी, क्योंकि हम ऑफ कोर्स एस जयशंकर बात करते हैं, फॉरेन मिनिस्टर एंड पीएम मोदी, तो ये भी एक बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट है कि हाँ हमारा जो रुपी है वो इंटरनेशनलाइजेशन नहीं है, उसकी उतनी डिमांड नहीं है। एक और बात है, अगर उसकी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, अगर वो अप्रिशिएट हो गया, अप्रिशिएट मतलब 90 से 80 60 70 यहाँ पहुँचा मतलब अप्रिशिएट हो रहा है, यहाँ थोड़ा सा कहानी है, ट्विस्ट है। डिप्रिशिएट मतलब बढ़ रहा है। कैसे हम इस चीज़ को समझेंगे कि फॉर एग्जांपल $1 है, पहले $1 की वैल्यू इंडियन रुपी में 90 रुपये थी। अगर यही $1 की वैल्यू 100 रुपये हो गई, मतलब रुपी के 100 रुपये के बराबर हो गई, तो मतलब रुपी और गिर गया, और गिरा है 90 रुपये पहुँच गया। वाइल अगर यही जो रुपी है वो अप्रिशिएट कब होगा, बढ़ेगा कब, तब वो 90 से अगर 80 हो गया। अब इसके फ़ायदे और घाटे क्या है। अगर रुपी गिर रहा है तो एक फ़ायदा भी है, हमारे इंपोर्ट्स जो हम बाहर से इंपोर्ट करते थे, निर्यात करते थे, वो बहुत महंगा हो जाएगा। ऑयल महंगा, ऑयल महंगा मतलब पूरी इंडस्ट्री, भाई कोई भी हो, आईटी से लेकर हर एक इंसान को इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी होर्डिंग भी हो रही है, अब सोच रहे होंगे एलपीजी जो गैस वगैरह की, बहुत सारे पेट्रोल पंप वालों ने देने मना कर दिया था, क्योंकि ये टैक्टिक्स है, दीज आर द टैक्टिक्स। ये कोई भी हो, आप देख सकते हैं देश के अंदर के लोग बैठे बैठे भी ये टैक्टिक्स खेलते हैं सर। वर्ल्ड इज प्लेइंग दिस टैक्टिक्स। और पॉलिटिक्स कोई भी हो भाई, प्राइम मिनिस्टर हमारा ही है, और देश के जो भी है, अभी तो चूज़ उन्हीं लोगों ही नहीं किया है ना यार, लोगों ही नहीं किया है, हम उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। बट एक बात बताओ, कितना प्रेशर होता है कि हमें क्या डिसीजंस लेने हैं। और हमें इस चीज़ को समझना होगा कि हमें कोई डिसीजंस नहीं लेने, हमें बैठ के सब देखना है कि हो क्या रहा है। भाई जो हम, जिनको हमने बिठाया वो डिसीजंस लेंगे, हमको तो देखना है तुम डिसीजंस ले कैसे पाते हो, है। तो अब हम आ जाते हैं, देखो ये तो यहाँ उन्होंने ना बमबारी की, उन्होंने धड़ाधड़ धड़ाधड़, ये यूएस का काम है, तो वो लुक, मुझे नहीं मालूम क्या होने वाला है, बट क्या शॉकिंग चीज़ होगी, क्यों, क्योंकि ईरान जो है, हमको लग रहा था कि नो कि वो हार जाएगा, और इतना ज़्यादा टिक नहीं पाएगा, बट वो टिक गया भाई। सो वर्ल्ड ऑर्डर इज़ चेंजिंग। इस चीज़ से हमें समझते हैं कि जैसे रशिया भी यूक्रेन पे तब घुसा था, तो पीपल वे सेइंग दैट कि यार ये तो डील कर लेगा, ये तो ठोक देगा, बट 4-5 साल हो गए, तो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, ये एक बहुत बड़ी संकेत है। अब
ये तो ऐसी स्लाइड है, हलवा वाली स्लाइड है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, ये कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बट ये स्पाइक कर रहा है, ऐसा मेरा है मानना है। ये स्पाइक कर रहा है, जो प्राइजेस है ना वो फ्लैक्चुएट कर रहा है, पता भी ऐसे ऐसे वो ये इस एक और बहुत अच्छी ये है ना साइकिल, ये साइकिल बन गई, ये इकोनॉमिक साइकिल है। देखो इसको मैं देखता हूँ और अच्छे से समझाता हूँ। ये जो है ना, ये ऐसा रहता है इकोनॉमिक्स में, ये जो ऐसी ऐसी साइकिल है, ये तो फिर मैंने ऐसा कर दिया। ये होता ट्रफ, ये सबसे नीचे वाली, और ये ऊपर। तो ये ऊपर नीचे क्यों हो रही है ना, ऊपर नीचे क्यों हो रही, क्यों? क्योंकि बात ये हो रही थी है कि पॉलिटिक्स है, वहाँ टैक्टिक्स का यूज़ हो रहा है। वहाँ क्या हो रहा है कि जैसे क्या बोलते हैं, हाँ, यहाँ ये वैल्यू थी क्रूड ऑयल की, अब वो यहाँ कैसे पहुँच गई? क्योंकि उन्होंने अटैक्स कर दिए, राइट। फिर ईरान ने बोला कि अब हम नहीं करेंगे, ऐसे बीच में बात आई थी कि उन्होंने बोला 3 पॉइंट्स कंडीशन रखी कि दैट वी वांट टू स्टॉप वॉर। ठीक है, अब यूएस ने बोला ये बकवास कर रहे हैं, जैसे ही उन्होंने बोला 3 पॉइंट वॉर हम सीज फायर कर रहे हैं, वो इधर आ गए, है ना। और वैसे ही जैसे ही यूएस ने बोला कि नहीं 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 यार बकवास कर रहा है, ज़्यादा 12 की डेट तुम्हारी, इधर चले गए। अंडरस्टैंडिंग और व्हाट? सो दीज आर द, ये होता है इकोनॉमिक्स में, ये समय ये शुमटर मॉडल है। अगर आप इकोनॉमिक्स का शुमटर मॉडल पढ़ेंगे ना तो उसमें पता चल जाएगा। तो उसने ये बोला है एक्चुअली कि जो भी इकोनॉमिक साइकिल्स हैं वो अप एंड डाउन्स के मूव में करती हैं और रिकवरी आती है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो जो स्टॉक मार्केट में इतनी गिरावट है वो आप रिसर्च पेपर पढ़ लो, पुरानी हिस्ट्री देख लो, गया है मार्केट बट ऊपर भी हुआ है। सो यू नीड टू बी वेरी कॉशियस कि कहाँ हमें पैसा डालना है। सो ये अपॉर्चुनिटी भी है। बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि अरे यार क्या बकवास कर रहा है। अब ये देखो 85% ऑफ हम क्रूड ऑयल तब हम यहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए तो प्रॉब्लम गई ना यार भाई। अगर यही नहीं होता तो हमको क्या घंटा फर्क पड़ रहा है यार, चूल्हे में जाए, समझ रहे हैं। रुपीज़ फेल 5 रुपीज़, अब वो 5 रुपीज़ इसलिए फेल हो गया कि पता भी डॉलर की जो डिमांड है वो बढ़ गई। और आपने देखा होगा जो गोल्ड है, गोल्ड की वैल्यू मैं स्टॉक्स में देख रहा था, सिल्वर की वैल्यू नीचे गई है, ऐसा नहीं है, दे वर गोइंग डाउन। क्यों? क्योंकि डॉलर की वैल्यू बन गई यार, डॉलर अप्रिशिएट हो गया, डॉलर की वैल्यू फिर से डॉलराइजेशन हो गया। जो डी डॉलराइजेशन ब्रिक्स ये सब लोग लगे हुए तो वो फिर से हो गया यार। अब 9 मिलियन डिस्फोरेन। अब एक और बात है कि यहाँ हमारे हैं ना बहुत सारे लोग हैं जो चाइना वाइना के, ये सबके लोग यहाँ हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है कि हाँ हम उनको कैसे निकालेंगे, क्योंकि वो हमें निकालना। अब 120 बिलियन का रेमिटेंस है भाई, बहुत पैसा आता है हमारे पास। केरल एरल के लोग तो वही हैं सऊदी अरब में बैठे हुए हैं भाई, एंड दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे हैव डन रिमार्केबली वेल यार, देयर इज नो डाउट। मुझे याद आ रहा है कि एक मीनू आंटी है, उनका लड़का भी वहाँ रेस्टोरेंट चलाता है दुबई में। सो ही अच्छा, ही इज़ अ शेफ़ है भाई वो। अब ये क्या इम्पैक्ट होगा? हायर इन्फ्लेशन रिस्क। देखो इन्फ्लेशन तो छोड़ दो, ये तो छोटी बाबू सोना वाली बात है। जैसे कोविड आया था, इन्फ्लेशन बढ़ा ना। एक और शब्द आया था यूपीएससी में, बोला जाता है श्रिंक इन्फ्लेशन। आप बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो आप देखना कि जो ऑयल है, आप तेल खरीदते हैं खाने वाला तेल, आप उसमें देखना कि पहले क्या आता था कि वो है ना 120 पे पर लीटर देते थे, अब वो 120 पे 450 750 ग्राम दे रहे हैं, या फिर 700 का आ रहा है, या फिर 800 का आ रहा है। उसे कहते हैं श्रिंक इन्फ्लेशन। मतलब उन्होंने प्राइस सेम रखा है बट उन्होंने जो वैल्यू है उसकी, जो क्वांटिटी है उसको डिक्रीज़ कर दिया। वो श्रिंक इन्फ्लेशन है, यूपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हाँ मतलब मैंने कहीं तो पढ़ा था, शायद श्रिंक इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा है, यूपीएससी में पूछा है कि नहीं, बट आई थिंक मॉक्स में कभी मैंने देखा है। आई हैव। अब ग्लोबल है तो ग्लोबल एशिया ऑयल इम्पोर्ट शॉक्स, यूरोप में 5% एलएनजी स्पाइक हो गई। देखो कुछ नहीं है, यूरोप वाले बहुत शान है, वो रशिया से ले लेंगे। आपको वो याद है कि तब जयशंकर से पूछा गया था कि इंडिया फंड कर रही है कि रशिया यूक्रेन वॉर, तो उन्होंने रिप्लाई में दिया था कि नो 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 सर, आप लोग ज़्यादा बाय कर रहे हैं एनर्जी, हम नहीं कर रहे हैं, आप फंड कर रहे हो। एक और बात यह है कि दिस इज़ द वे
हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। जो लोग बोलते हैं ह्यूमैनिटी के लिए खड़े होना चाहिए, देखो भाई ठीक है, ह्यूमैनिटी के लिए सब खड़े होता है, इसमें कोई डाउट नहीं, बट नेशन का तब इंटरेस्ट आता ना, तो आप कुछ कह लें, ह्यूमैनिटी से बड़ा देश होता है। अब कुछ भी कर लें, अब कितना भी दिमाग लगा लें सर, भारत इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन द पीपल लिविंग अराउंड द वर्ल्ड। यही एक प्रायोरिटी है और ये रखना बहुत ज़रूरी है। हमको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि ईरान में लोगों की डेथ हो रही, क्यों एक है, हम नेशन इंटरेस्ट फर्स्ट है, हम नेशन के अगेंस्ट नहीं जा सकते ना, नेशन का इंटरेस्ट नहीं जा सकता। हम ये बोल सकते हैं भाई प्लीज़ स्टॉप दिस, बट हम ये घुस नहीं सकते। आप कुछ भी कह लें, लोग मरते हैं भाई, मरते हैं, मरे हुए हैं, है ना। तब इराक में अमेरिका घुसा था भाई, उधेड़ दिया था, ऐसे काट ही दिए थे और ख़त्म। इससे कुछ नहीं होता है। बी रियलिस्टिक, एक प्रैग्मेटिक अप्रोच रखना पड़ता है कि हमें उठ के नहीं बोलना चाहता है कि हम ह्यूमैनिटी हमें बचाना। भाई हम अकेले नहीं बचा सकते, अब कुछ करना ना। तो इसके इम्पैक्ट क्या होंगे, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ये हैं कि लोग अभी बहुत ज़्यादा ईरान यूएस वॉर पे, लेकिन इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि बहुत सारे लोग पेट्रोल पे खड़े हैं, तेल लेके रख लिए हैं, उनको ये लग रहा है कि सप्लाई शॉक हो रहा है तो इंडिया इज़ नॉट कैपेबल। देखो यार, मैं विदेश मंत्रालय में तो वर्क करता नहीं हूँ, नहीं कि मैं ऑयल मिनिस्ट्री में वर्क करता हूँ, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मिनिस्ट्रीज़ वगैरह मिनिस्टर्स हैं उनके पास बहुत वैल्यूबल इंफॉर्मेशन होती है, बहुत वैल्यूबल, समझ रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर के अंडर रॉ वर्क करता है, आईबी वर्क करती है मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर के अंदर। तो ये जो अमित शाह, ये जो बड़े बड़े जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनको पास बहुत इन्फॉर्मेशन है, हमसे कई ज़्यादा, इसलिए वो चुप हैं, और इसलिए वो बेटरली ये वर्ल्ड के माइंड गेम्स खेल देख, ये जो माइंड गेम्स खेल रहे हैं ना यूएस, दीज पीपल, उनके माइंड गेम्स जानते हैं सर। अब वो कहेंगे कि आप ये कैसे पता चला, भाई वो पोजीशन ही है ना यार, कैबिनेट मिनिस्टर मतलब वो पोजीशन ही है भाई, आपको इन्फॉर्मेशन है। मोरारजी देसाई को इतनी इन्फॉर्मेशन थी, तब वो रॉ एजेंट्स मरे थे तो उन्होंने पाकिस्तान को बोल दिया था कि हमें मालूम चल गया है, तो रॉ एजेंट्स तब मरे थे, वो ऐसे ही तो मरे थे ना, एक मिस्टेक। सो दैट इज़ व्हाट आई थिंक, एंड इस चीज़ को समझना होगा। तो सोशल इम्पैक्ट्स भी बहुत पड़ रहे हैं कि लोगों को बड़ा टेंशन हो रहा है कि फिर इन्फ्लेशन आ जाएगा, मतलब महंगाई आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट कुछ महंगाई ऐसी भी आएगी कि जो कि साइकोलॉजिकल महंगाई कह सकते हैं, कि लोगों को डर की वजह से वो प्राइस बढ़ गए हैं, श्रिंग इन्फ्लेशन हो गया है। तो हम ऐसा ही नहीं कह सकते कि जस्ट एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऑफकोर्स प्रेशर आएगा गवर्नमेंट पे, क्योंकि ऑफकोर्स अपोजिशन खड़ा हो सकता है, खड़ा होना भी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि व्हाट यू आर डूइंग, अपोजिशन इसलिए होता है। हमेशा से हमें ये चीज़ समझना चाहिए कि पॉलिटिक्स हमें खेलना है, देयर इज़ नो डाउट, बट हमें पॉलिटिक्स कैसे खेलना है ताकि हम अपोजिशन और प्रेजेंट गवर्नमेंट को लड़ाएं, क्योंकि उसमें हमारा फ़ायदा जाता है। दैट इज़ व्हाट आई थिंक, है ना। तो इस तरह से हमने देखा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स हैं, सोशल इम्पैक्ट्स हो गए, पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स हैं, है ना। इको पॉलिटिकल इम्पैक्ट मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि इसी बीच हमारे क्या है, एक मिनट, इसी बीच हमारे इलेक्शंस भी हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। ये यहाँ गए, ये इफ़ यू सी दीज, एक और, एक मिनट, इलेक्शंस आ गए, इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब कुछ भी कहना, काउंटिंग फॉर मेक हो है, मतलब एक और बात है, ये SIR इन्होंने कर दी है। देखो जो SIR प्रोसेस की है, और ये बोल रहे हैं कि हमें इनएलिजिबल वोटर्स को हम नो इनएलिजिबल वोटर इंक्लूडेड इन इलेक्टोरल रोल, तो ऑफकोर्स दिस इज़ मुझे लगता है कि ये मिनी NRC कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने SIR लेके आए हैं और इस पे ज़्यादा बात नहीं हो पाई,
क्यों? क्योंकि ईरान का कॉन्फ्लिक्ट आ गया। समझ रहे हैं ना? इस तरह से काम भी होता सर। दिस कॉल्ड डिस्ट्रक्शन। जैसे कि अटेंशन इकोनॉमी है। आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, वो अटेंशन लेके आ रहा है। हम वीडियो बना रहे हैं, वी आर ड्राइंग योर अटेंशन, बट वी आर ऑल्सो, हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ऐसे ही जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं। आप मानेंगे जो नेतानियों पे करोड़ों का, इसराइल जो हम बोल रहे हैं दैट क्या वो दैट बेंजामिन नेतान्याहू इज़ वर्किंग वेल, बहुत अच्छा कर रहा है, अच्छा धो रहा है, और बहुत सारा बोल रहे बहुत गलत धो रहा है, वो दोनों वाली बात तो दूसरी है। बट ही इज़ अ करप्ट, ही मतलब उसके पास करप्शन के चार्जेस है, वो करोड़ों के, बिलियंस डॉलर्स के। वो 4,000 बार, आप सोचो, जस्ट थिंक ओवर इट, कि एक बंदा कोर्ट में 4,000 बार आग चुका है। सो हमको जो लगता है पॉलिटिक्स जो हम देख रहे हैं वही है, बट नहीं सर। पॉलिटिक्स इज़ फार मोर डीपर, बहुत डीप है, और हमको उसको समझना है हमारे फ़ायदे के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा एक आम नागरिक इसको किस तरह से देख सकते हैं, किस तरह से हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से हमें और डेटा को सुनना है, समझना है, और फिर डिसीजन पे आना है। और डिसीजंस ऐसे कि उतावले वाले ना, हमें अपने काम करना है, हमें अपनी ड्यूटीज़ करनी है देश के लिए। दैट्स द पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।